जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां सिर्फ ₹1 डाउन पेमेंट पर आपको मिलेगी अपनी मनपसंद 2 व्हीलर। साथ ही मिलेगा स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट SC स्टैंड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर हमने आपको अपडेट दी, चुनाव के नतीजे की अपडेट दी। सिर्फ भिवंडी लोकसभा की नहीं, बाकी के अलग अलग जो हॉट सीट थी उनकी भी अपडेट दी। और आज हमारा ये आज के दिन का हमारा फाइनल वीडियो है और इसके अंदर हम कुछ अहम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अहम बात ये कि भिवंडी लोकसभा सीट जीती है बाले मामा, सुरेश मात्रे उर्फ बाले मामा ने। जी हाँ दोस्तों, भिवंडी की लोकसभा सीट जीती है सुरेश मात्रे उर्फ बाले मामा ने इंडिया अलायंस गठबंधन से, और वो भी 66,000 वोटों से। बाले मामा को कुल मिला के 4,99,000 वोट मिले, 4,99,464 वोट मिले। और उसी के सामने कपिल पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री थे, और कपिल पाटिल इतना बड़ा नाम कि 2 बार के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, और उनके प्रचार के लिए, उनके नामांकन के लिए मुख्यमंत्री आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उनके नामांकन के लिए आए थे। उसके बाद में उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री एक बार और आए थे। एक बार देवेंद्र फडणवीस एक बार आए थे, एक बार एकनाथ शिंदे आए थे, और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, ये भिवंडी की लोकसभा सीट के प्रचार के लिए आए थे। उसके बावजूद जो है यहाँ पे कपिल पाटिल को हार देखने को मिली है, जो कि ये सिर्फ हार नहीं, ये एक बहुत बड़ी हार है हम कहेंगे, या तो फिर ये कहा जाएगा कि बाले मामा की बहुत बड़ी जीत है कि ऐसे दिग्गज को जो है उन्होंने हराया है। अब यहाँ पे बाले मामा की जीत के ऊपर हम जो बाले मामा की जीत है उसका कारण क्या दे सकते हैं, या उसकी जीत का रीजन क्या बता सकते हैं। अब बाले मामा की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कुछ बातें उसको खुलासा करेंगे कि सबसे पहले जो बाले मामा की जो जीत का कारण था वो था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मुसलमान समुदाय नहीं, बाकी के लोग भी जो है यहाँ पे त्रस्त हो चुके थे बीजेपी से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कपिल पाटिल की बात करें तो कपिल पाटिल को भी कुछ कम वोट नहीं मिले हैं, उनको मिले 4,33,000 वोट, और मात्र 66,000 वोट से वो पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पे कपिल पाटिल की अगर हम लोग हार देखें तो कपिल पाटिल की हार में सबसे बड़ा हाथ हमें नजर आ रहा है। जो तीसरा कैंडिडेट होता है, जो तीसरे नंबर पे रहता है, तो वही दूसरे की हार की वजह बनता है, ये हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नीलेश सांबरे थे, जिनको 2,31,000 वोट मिले। 2,31,000 वोट से नीलेश सांबरे ने 3rd पोजीशन हासिल की है। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये जो 2 नंबर कपिल पाटिल है, तो उसमें से ये कहा जा रहा है कि जो मुरबाड के वोट थे, जो शाहपुर के वोट थे, या जो भिवंडी ग्रामीण के वोट थे, जो कि 2019 में कपिल पाटिल को गिरे थे, तो वहां के जो वोट्स थे ना, तो वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा चंक जो है वो नीलेश सांबरे को आया है। कपिल पाटिल के बहुत बड़ा वोट बैंक जो है यहाँ पे कट के आया है, और इस वजह से जो है कपिल पाटिल को इस चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं भिवंडी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट, तो यहाँ की दोनों जनता ने, यहाँ इस दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने एकजुट होकर वोटिंग किया था, और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी पिछले साल से काफी बड़ा था, और इसी कारण से जो है बाले मामा की जीत हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बाले मामा की जीत के पीछे क्या कारण था, या उसके जीत का राज क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज था वो जनता खुद थी, क्योंकि जनता मोदी सरकार या तो फिर बीजेपी सरकार के वादों से त्रस्त हो चुकी थी। उनकी जो बातें थी, उनकी जो नीतियां थी, उससे कहीं ना कहीं जो है जनता एक जातिवाद को लेकर, महंगाई को लेकर, या तो कुछ पॉलिसीज को लेकर कहीं ना कहीं जो है जनता नाराज दिख रही थी, नाराज नजर आ रही थी। और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, बाकी के लोग भी जो है इस मोदी सरकार की जो पॉलिसीज थी उससे खुश नजर नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने एक विकल्प चुना, और विकल्प हमें पूरे हिंदुस्तान में नजर आया है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो है वो 239 पर सिमट के रह गई है, जो कि 2019 में उन्होंने 303 सीटें हासिल की थी। इसके बाद में सबसे बड़ा जो मुद्दा था राम मंदिर का, तो राम मंदिर का जो कार्ड था वो बीजेपी का चल नहीं पाया। राम मंदिर का जो निर्माण जिस जगह पे हुआ था, अयोध्या,
तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी फैजाबाद, वहाँ पे फैजाबाद में खुद जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है, समाजवादी पार्टी के सीट आई है और बीजेपी का जो वहाँ पे प्रत्याशी था, बीजेपी का कैंडिडेट था, उनको हार मिली है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, बहुत सारे बड़े दिग्गज है जिनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, हार देखनी पड़ी है। उसमें से कुछ नाम हम आपको बताते हैं, सब बीजेपी के नहीं, बाकी की जो कुछ हॉट सीट थी तो उसमें हम बताते हैं कि कौन जीता है, कौन हारा है। जल्दी से एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ चर्चित कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पे नतीजे क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेठी की, उत्तर प्रदेश की अमेठी की सीट, जहां से स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था और इस बार भी वो बहुत कॉन्फिडेंस थे कि इस बार भी मैं राहुल गांधी को हराऊंगी। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही अपना ट्रम्प कार्ड खेला और यहाँ पे राहुल गांधी की जगह पे किशोरी लाल को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा कर दिया और पहले ही स्मृति ईरानी का जो मोरल था वो डाउन हो गया। और अब जब चुनाव के नतीजे आए तो 1,60,000 वोट से जो है स्मृति ईरानी ये चुनाव हार चुकी है। और इसके बाद में हम बात करेंगे अमरावती की। अमरावती में नवनीत राणा अपने विवादित बयान के लिए काफी चर्चा में थी। उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स के ऊपर भी विवादित बयान दिया था और इसके बाद में बयानों की एक जंग छिड़ गई थी। अब जब रिजल्ट आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो बलवंत वानखड़े हैं तो उन्होंने नवनीत राणा को हरा दिया है और वो भी मात्र 19,000 वोटों से 19,000 वोट से नवनीत राणा जो है ये चुनाव हार चुकी है। पिछली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट रहकर जो है ये चुनाव जीता था और अब जो है वो बीजेपी के टिकट से लड़कर हार चुकी है। दोस्तों एक और कैंडिडेट काफी विवाद में थे और विवाद में नहीं, उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए और अब वो पुलिस हिरासत में है। वो है कर्नाटक के प्रज्वल अन्ना। तो कर्नाटक के हसन कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रज्वल अन्ना इन्होंने कंटेस्ट किया था और इसके बाद में इनका जो सेक्स टेप बाहर आए थे इसके ऊपर उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए थे और अब वो पुलिस हिरासत में है। तो वो भी जो है ये चुनाव हार चुके हैं और प्रज्वल रेवन्ना को हराया है कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस पटेल ने। अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, इन्होंने मधुलता को हराया है और सिर्फ हराया नहीं है, 3,38,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी ने ये जीत हासिल की है। और लेकिन AIMIM की एक और सीट जो कि औरंगाबाद में पिछली बार सांसद थे इम्तियाज जलील, तो इम्तियाज जलील इस बार जो है अपनी सीट नहीं बचा पाए और वो 1,34,000 वोटों से हार गए हैं। और वो भी किससे हारे, वो शिंदे गुट शिवसेना के उम्मीदवार आसाराम से हारे हैं। तो दोस्तों अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है और यहाँ पे एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी ने ये स्पष्ट किया है कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं और इसके लिए वो उन्होंने इंडिया अलायंस की कल एक बैठक बुलाई है। अब यहाँ पे जो खेल है वो नीतीश कुमार, बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ है कि यहाँ पे ये दोनों नेता जिस अलायंस को सपोर्ट कर दे तो उनकी सरकार जो है केंद्र में बनेगी। तो अब देखना यह है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। पहले से हालांकि नीतीश कुमार ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा है और चंद्रबाबू नायडू भी जो है एनडीए के हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि वो पलटी मार ले। तो देखने वाली बात यह है कि कल की तारीख में कौन अपनी बहुमत अनाउंस करता है, कौन अपनी बहुमत का ऐलान करता है और किसकी सरकार बनती है। दोस्तों आप भी कमेंट में हमें ये बताइए कि कल किसकी सरकार बनने जा रही है और आपके हिसाब से कौन इस देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।